गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट बनाकर चल रहे हैं और जिसका एग्जाम आप लोगों को पता है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपका होगा। और मैंने आपको बताया था कि आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 60 डेज बाकी थे, जिसमें से 2 दिन आपके निकल गए आपके, ठीक है। 58 डेज बाकी है, 58 दिन बाकी है। आप अपनी तैयारी को और किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चल रहा होगा। पूरी शब्द प्रमाण, ठीक। शब्द प्रमाण जो होता है, शब्द प्रमाण से हम लोग इसको कहीं कहीं वर्बल टेस्टमनी भी बोलते हैं और कहीं कहीं अथॉरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथॉरिटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं वर्बल टेस्टमनी बोलते हैं। वर्बल टेस्टिमनी भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इन सब इनके जो है नाम को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इंग्लिश में नाम आएगा तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या होता है आपका, ठीक। अगर हम बात करें शब्द की, तो न्याय न्याय दर्शन में जो न्यायिकों ने शब्द को भी एक प्रमाण के रूप में माना है। इन्होंने कैसे कहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कहते हैं कि किसी विश्वस्त, मतलब कोई विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। आप लिख सकते हैं, किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के कथन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा आप लिख सकते हैं। मैंने आपको फिर से बताया, फिर से एक बार सुनिएगा कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के अनुसार जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब शब्द कहते हैं ये विश्वसनीय होते हैं। अब कहते हैं सभी पुरुषों के वचनों को शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जितने भी पुरुष हैं, पुरुष इन द सेंस जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनके शब्दों को, वो जो बोल रहे हैं उनके वचनों को, कथन क्या होते हैं? कथन एक तरह के वचन होते हैं। उनके वचनों को शब्द ज्ञान मानना नहीं मान सकते हम, क्योंकि वो सही रिलायबल, यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात है, विश्वसनीयता की बात है। जो विश्वसनीय होगा उसी के बातों को हम, उसी के बाद उसी उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि शब्द ज्ञान क्या, शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का मिलना आवश्यक है। मतलब ये शब्द ज्ञान जो होगा, शब्द का जो शब्द प्रमाण होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये आपका विश्वासी पुरुष पर, किस पर? ठीक, किस पर करता है? विश्वासी पुरुष पर। विश्वासी पुरुष पर ये निर्भर करता है कुल मिला के। जो विश्वासी पुरुष बोलेगा, कहेगा, उससे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे ही हम शब्द प्रमाण के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब विश्वासी पुरुष के कथनों, अब विश्वासी पुरुष है, इसके क्या होंगे? इसके कथन होंगे, ठीक। इसके कथन होंगे या वचन होंगे? भाई विश्वासी जो पुरुष होगा, जो वो क्या बोलेगा, तो इसके जो बोले आते हैं, इन पूरी कहानी को हम शब्द तो कहते हैं, लेकिन जो विश्वासी पुरुष के द्वारा जो कथन या वचन जो बोले जाएंगे उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आप्त वचन। क्या बोलते हैं? आप्त वचन, ठीक। आप तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। सबसे पहले आपको शब्द की परिभाषा आपको बतानी होगी। शब्द क्या होता है? तो आप बताएंगे कि किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आएंगे कि सभी पुरुषों के वचनों को हम शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। फिर कहते हैं कि शब्द ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर शब्द ज्ञान जो होता है, शब्द ज्ञान के लिए किसका होना आवश्यक है? कहते हैं शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का मिलना आवश्यक होता है। इसलिए विश्वासी पुरुष का जो कथन होता है या जो वचन होता है उसको हम लोग कहते हैं आप्त वचन। क्या कहते हैं? आप्त वचन कहते हैं, ठीक। मतलब कहते हैं कि कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहा जा सकता है। अब देखिए आप्त वचन कहा गया। अब आप्त वचन जो है, अब ये इसमें क्या कहलाता है? कहता है कि एक आप्त पुरुष होता है। अब कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहलाता है जब उसके ज्ञान यथार्थ हो। कैसे? अब यहाँ पर कहता है आप्त वचन है। अब आप्त वचन जो बोलेगा उसको बोलते आप्त पुरुष।
पुरुष। ठीक, अब आप्त पुरुष क्या होता है ये भी जान लो, जिसको इसका ज्ञान कैसा हो, इसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान बोलते हैं यथार्थ हो। ठीक, लाइन को समझिएगा, यथार्थ का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको उसी रूप में वो सही तरीके से देख पा रहा है, वो हमें सही चीज बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये सब चीजें। यथार्थ का सीधा मतलब होता है जो वस्तु जैसे है होती है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसको उसी रूप में बताना ही आपका यथार्थ होता है। अब कहते हैं कि इसमें अब पूरी की पूरी कंडीशन आप समझ चुके होंगे, पूरा का पूरा कि सबसे पहले शब्द क्या होता है, तो शब्द की परिभाषा आपने जान ली कि किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन के जो उससे कथन जो बोलता है, जो वचन देता है, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं। दूसरे लाइन में हम कह सकते हैं अब ये ज्ञान प्राप्त का जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी पुरुषों से तो नहीं होता है, तब तब कहते हैं कि शब्द ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विश्वासी पुरुष की आवश्यकता होती है। अब विश्वासी पुरुष का मिलना आवश्यक है। अब जो विश्वासी पुरुष जो भी कथन बोलेगा, जो भी वचन बोलेगा, उसको क्या कहते हैं हम, आप्त वचन कहते हैं। और इसी विश्वासी पुरुष का नाम क्या हो गया, इसी विश्वासी पुरुष का नाम हो गया आप्त पुरुष हो गया। अब विश्वासी पुरुष के जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष के ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ का मतलब जो प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट कंडीशन में चल रहा हो उससे संबंधित होना चाहिए आपका। यहाँ पर एक कंडीशन में फिर से अपनी बातों को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले शब्द प्रमाण क्या होता है, तो उसमें कहा गया है कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जब कभी कोई विश्वासी पुरुष आपको या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान हो और वो आपको बताए कोई बात, वचन दे, मतलब आपको कथन, मतलब आपको बातों को बताए, अब उससे उनकी बातों से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या हुई, इस विश्वासी पुरुष से जो भी आपको जो भी बातें, मान लो कोई प्रॉब्लम आप लेके गए वो प्रेजेंट टाइम में कि मेरी कंडीशन ऐसी है, हम इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने अपने विचार, अपनी बात को बताया, तो जो व्यक्ति आपको बताया उसके ऊपर आपको तो विश्वास होगा तभी तो आप उसकी बात मानोगे। या और लोगों से आपने सुना होगा ना ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो आप वहां जाते हो, उनसे कंसल्ट करते हो, तो जो ज्ञान उससे प्राप्त होता है, ज्ञान इन द सेंस जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब ये विश्वासी पुरुष से ही आपको मिला। अब ये विश्वासी पुरुष जो है जब आप उसके पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे बातें बताएगा, आपको कुछ ना कुछ वचन बताएगा। वचन इन द सेंस कि जो जो जिस काम को करने से आपको सफलता मिलेगी वो चीजें आपको बताएगा, तो उसके द्वारा जो बताई हुई चीजें होंगी, उसके मुंह से जो भी चीजें निकलेंगी उसे आप्त वचन बोलते हैं। अब ये आप्त वचन दे कौन रहा है, यही विश्वासी पुरुष, तो विश्वासी पुरुष को ही आप्त पुरुष की संज्ञा दी गई है। पहले तो विश्वासी पुरुष बोला गया, या हम कह सकते हैं कि आप्त पुरुष के द्वारा जो भी कथन या वचन दिए जाते हैं उसे हम आप्त वचन कहते हैं हम लोग, ऐसे आप समझ सकते हो। जो विश्वासी पुरुष है ना, इसकी जगह आप आप्त पुरुष लिख सकते हो, ये तो हमने समझाने के लिए दिया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो इस व्यक्ति को जो ज्ञान होगा, इसको ज्ञान किस प्रकार, आखिर आप इसको किस तरीके से मानोगे, आपकी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम हम लोगों की कोई भी आता है और उसकी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है उसको उसी की रूपरेखा में देखकर और उसी तरीके से सॉल्व करना ही आपका जो है माना जाता है। तो उसको किसी रियल नॉलेज, रियलिटी का नॉलेज रहता है कि रियल नॉलेज जिसको होगा वही आप उसको उसकी बात को मानेंगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट। या सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शब्द प्रमाण की कि शब्द प्रमाण क्या होता है। तो इसमें कहते हैं कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब कभी कोई विश्वासी पुरुष, कोई जो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसके कथन के अनुसार हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं। किसे हम शब्द कहते हैं, अब जैसे कोई भी आपके विभाग में या आप जैसे शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए क्षेत्र में है
तो शिक्षा से संबंधित जो भी आपको कोई वीसी होगा, चांसलर होगा या कोई भी टीचर होगा, जब वो आपको वो ज्ञान देगा तो वही ज्ञान आपका शब्द प्रमाण के अनुसार ही उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं लोग। अब ये कहते हैं शब्द प्रमाण या शब्द की जो बात आती है, ये शब्द दिया किसने, शब्द की बात, तो ये बोलते हैं कि कोई विश्वासी पुरुष ने आपको दिया होगा। तो जो विश्वासी पुरुष जो आपको दिया होगा, उसने क्या कहा होगा, उसने आपसे बात करी होगी, आपको कुछ कथन बताए होंगे, आपको कुछ बातें बताई होंगी। तो जो कथन और जो बात बताता है उसको आत्मवचन बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि वो उसके स्वयं के होते हैं। आत्म मीन्स अपना, ठीक, उसके स्वयं के अपने होते हैं, तो ये आत्मवचन हो गए। अब इस आत्मवचन को दिया किसने है? आत्म पुरुष ने। मतलब यही विश्वासी पुरुष को ही हम लोग आत्म पुरुष की संज्ञा देते हैं। अब ये आत्म पुरुष ज्ञान देता कैसा है, इस बार इसके ज्ञान का क्या है कि ये रियलिटी से संबंधित है, ये यथार्थ से संबंधित है। जो रियल होगा, जो आपकी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को देखते हुए वो ज्ञान देता है, तो इसको कैसा ज्ञान होता है? यथार्थ का ज्ञान होता है। तो इसीलिए इसको जो है माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि विश्वासी पुरुष ही आत्म पुरुष आपका कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में अब देखिए कहता है कि आप पुरुष, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ तक इसी के आगे की लाइन अब चलेगी। इसमें कहते हैं कि आप तो पुरुष कहलाने के लिए क्या आवश्यक होता है कि वह अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए व्यवहार करता हो। मतलब यहाँ पर जो आप तो पुरुष है, जैसे आपको प्रॉब्लम हुई या हमको प्रॉब्लम हुई, हम जाकर उनसे सोल्यूशन मांगे, तो दूसरों के मतलब उनका ज्ञान जो है, आप तो पुरुष का जो ज्ञान है वो दूसरों की भलाई के लिए व्यवहार करता हो। क्या करता हो? दूसरों की, ये यथार्थ ज्ञान क्या है? दूसरों की भलाई के लिए हो। ठीक, दूसरों की भलाई के लिए व्यवहार करता हो, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक, इतनी कंडीशन हो गई आपकी, ये जान लो। अब यहाँ पर जैसे मान लो किसी को नॉलेज तो हो, लेकिन वो किसी को बता ना रहा हो, किसी की हेल्प ना कर रहा हो और अपने एटीट्यूड में हो, तो वो आत्म पुरुष नहीं कहलाएगा। हो सकता है उसके अंदर एटीट्यूड हो कि मुझे आता है लेकिन मैं इनको क्यों सही बताऊं, तो हो सकता है वो गलत भी आपको बता दे। तो ऐसे कंडीशन में ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी कंडीशन आप कह सकते हैं आप तो पुरुष के उद्देश्यों, आप एक लाइन लिखेंगे कि आप तो पुरुष के उद्देश्यों उपदेशों को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, कहते हैं आप तो पुरुष के उद्देश्यों उपदेशों को ही, या हम कह सकते हैं, हम पीछे ले जा सकते हैं, आप तो पुरुष के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। आप इस लाइन को लिख लेंगे, आप तो पुरुष के उपदेशों को ही शब्द कहा गया है। यहाँ पर इतनी बात हो गई। आप इसमें कहते हैं कि न्याय सूत्र में शब्द की यह परिभाषा क्या कहा गया? उसमें कहा गया है आप्तोपदेशा शब्द। क्या बोला गया है? ये बोला गया, ये न्याय सूत्र से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें कहा गया है कि जो वेद होते हैं, जो पुराण होते हैं, या जो ऋषि होते हैं, या जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते हैं, इत्यादि लोगों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं। किससे? आपका वेद हो गया, वेद के बाद पुराण हो गए, पुराण के बाद आपके क्या हो गए? ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक, ऋषियों के साथ साथ और मैंने आपको क्या बताया? धर्मशास्त्र जो होता है आपका। ठीक, इन सब के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनसे जो ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? इस ज्ञान को हम बोलते हैं शब्द ज्ञान। क्या बोलते हैं? ये ना, अब यहाँ पर इतनी चीजें कंडीशन क्लियर हुई कि शब्द, यहाँ पर जो है आपको शब्द ज्ञान क्या होता है, तो आपको अब क्लियर होगा कि वेद के द्वारा जो है हमें ज्ञान मिलता है। और वेद जब आप पढ़ोगे तो वो जो है संकलन होता है, सभी सभी जितने महान लोग होते हैं उन लोगों ने
कितने प्रयोग किए होंगे, कब उस प्रयोग के बाद उस बात को लिखा होगा। तो उसमें चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे ऋषि हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, सभी में कहीं ना कहीं एकदम 100% चीजों को निकाल कर बताया गया है, लिखा गया है। क्लियर इतना पॉइंट? ठीक है। यहाँ पर शब्द प्रमाण के हम अब क्या करेंगे, वर्गीकरण की। ठीक, वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो वर्गीकरण की बात करेंगे, इसके बंटवारे की बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान, इसका जो है, इसका वर्गीकरण जो है ज्ञान के विषय से, ज्ञान से संबंधित जो होगा उससे हम बात करेंगे कि ज्ञान के आधार पर। ठीक है, पहला जो है आपका ज्ञान के आधार पर होगा, और दूसरा जो है आपका किसके आधार पर होगा, ज्ञान के स्रोत के आधार पर होगा। ज्ञान के स्रोत। ठीक, चलो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्ञान के आधार पर जो डिवाइडेशन हुआ है, इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है दृष्टांत, ठीक, एक होता है क्या आपका दृष्टांत होता है, दृष्टार्थ होता है, और दूसरा जो होता है अदृष्टार्थ होता है। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? फिर इसके बाद आपका ज्ञान के स्रोत के आधार पर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर क्या लिखा है सेकंड वाला? अदृष्टार्थ लिखा है, ये दृष्टार्थ लिखा है, ये अदृष्टार्थ लिखा है आपका। और दूसरा अगर हम ज्ञान के स्रोत के आधार पर करेंगे तो इसका डिवाइडेशन जो होता है, एक वैदिक शब्द होता है, एक वैदिक शब्द होता है, एक वैदिक शब्द होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा लौकिक शब्द होता है आपका, लौकिक शब्द होता है आपका। ठीक, ये चीजें हैं। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके शब्द प्रमाण का जब वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो कौन कौन से पार्ट इसके होते हैं, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के विषय के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं, और दूसरा ज्ञान के स्रोत के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग किस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञान के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहता है, इसमें कहता है दृष्टार्थ। दृष्टार्थ का मतलब होता है, ठीक, दृष्टार्थ का अर्थ क्या होता है, दृष्टार्थ शब्द का मतलब शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे शब्द का ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम देखें और देखकर उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम दृष्टार्थ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि ऐसे शब्द का ज्ञान। अब देखिए शब्द का ज्ञान होना है, कह रहा है कि ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आई कांटेक्ट, मैंने बताया था प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तु। अब जैसे कि मैंने बताया था ज्ञानेंद्रिया जो होती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है ना, तो कहता है प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो उसे हम दृष्टार्थ कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने, जैसे मान लो अभी हम घूम कर आए हैं, हम राजस्थान घूम कर आए हैं, तो वहां पे पहाड़ियां सब चीजें मैंने देखी, तो जहां पर हमने देखी और हम आपको वो चीजें बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, दृष्टार्थ हो जाएगा। ठीक, या कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो हमारे सामने हिमालय की पहाड़ियों की बात कर रहा है, हिमालय की पहाड़ की बात रखता है, और या अथवा वह जो है और या हम एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में गया हो, विदेश में रहा हो, और विदेश में रहने के बाद हमारे सामने आए और विदेशी व्यक्तियों के रहन सहन की चर्चा हमारे सामने करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, दृष्टार्थ कहेंगे। पॉइंट क्लियर है दृष्टार्थ वाला, बताइए।
सर वो लाइन क्या बोले थे? ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली, प्रत्यक्ष मतलब आई कॉन्ट मतलब जिसको हम फील कर सके, महसूस कर सके, शब्दों शब्द का ज्ञान, ऐसे शब्द का ज्ञान जिसकी प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। ठीक, लिख लिया कि ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो, उसे दृष्टार्थ कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अदृष्टार्थ की तरफ। अब दृष्टार्थ जो हम लोग जान गए, तो अदृष्टार्थ की बात भी हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसा शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अब जैसे आपसे कोई कहे, इसमें तो दृष्टांत में देखी हुई चीजों के बारे में, देखी चीजों के बारे में जो बताता है। अब अदृष्टार्थ में क्या होता है? अदृष्टार्थ में जब जैसे कोई कहता है धर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ठीक, धर्म अधर्म पाप पुण्य, नीति दुराचार, नीति दुराचार। जब कभी जिसको जो है शब्द सुनाई तो देते हैं वो हमें, लेकिन वो जो है अयथार्थ मतलब जो हमें दिखाई देते, धर्म है, धर्म कहीं दिखाई देता है शब्दों के द्वारा, कहीं दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। पाप पूर्ण शब्द हम लोग शब्द का प्रयोग करते तो है, लेकिन क्या हम इसको फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अदृष्टार्थ के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है पॉइंट? बताइए यहाँ पर दोनों चीजें, दृष्टार्थ में देखी हुई चीज, अदृष्टार्थ में अदेखी हुई चीज होती है। जिस जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ सर इसमें ये लिखेंगे कि ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार प्रत्यक्ष न की जाने वाली हाँ, वस्तु प्रत्यक्ष हो। जो नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं से जो संबंधित होता है, ऐसा शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं से हो, उसे हम अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्दों के उदाहरण के लिए हम धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नीति दुराचार आदि से संबंधित बातें हम ले सकते हैं। क्लियर? चल, अब हम लोग बात करेंगे ज्ञान के स्रोत के आधार पर या ज्ञान के मूल कारण के आधार पर जो इनका डिवाइडेशन हुआ है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम वैदिक शब्द की बात करेंगे। तो वैदिक शब्द के बारे में हमने बताया कि वेद जो है भारत का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। ऐसा इसमें पूछा भी गया है कि वेद की रचना किसने की है ना। हम लोगों के मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि वेद की रचना किसने की है। तो आपको पता होगा वेद 4 होते हैं यहाँ पर, लेकिन इनका जो संकलन होता है कहीं कहीं हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है ना। इन्हीं का नाम ईश्वर, कहीं ना कहीं ईश्वर नाम इनका देखने को मिलता है। ठीक, तो वैदिक जो वेद की बात करेंगे, वेद की रचना के बारे में जैसे मैं बताया। अब इसमें कहते हैं कि वेद में बताई गई सभी विषयों को संगत माना गया है। मतलब वेद में जितनी भी बातें बताई गई हैं उनको सही माना गया है। अब वैदिक शब्दों में जो वैदिक शब्द होते हैं, वैदिक शब्द को संशयहीन तथा विश्वासपूर्ण माना गया है। मतलब हम कह सकते हैं वेद की बातों को ही वैदिक शब्द कहा गया है। क्या लिखेंगे? वेद की बातों को ही वैदिक शब्द कहा गया है। वेद की बातों को ही वैदिक शब्द कहा गया है। ठीक, वैदिक शब्द हो गया आपका। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो वैदिक शब्द क्या होता है, जो वेद में जितनी भी बातें लिखी होंगी, जो विभव होंगे, उसे हम वैदिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो वेद के द्वारा हमें चीजें पता चल रही हो। ठीक, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं लौकिक शब्द क्या होता है। लौकिक का मतलब आप समझ सकते हो कि इस संसार में मतलब जो साधारण मनुष्य के शब्द होते हैं। अब साधारण मनुष्य के शब्द जो होते हैं उसी को हम लौकिक बोलते हैं। आप लिख सकते हैं जो साधारण मनुष्य बोलते हैं,
साधारण मनुष्य के शब्द। ठीक, साधारण मनुष्य के शब्द की बात हम करेंगे। तो ये अब इनके द्वारा ये जो है, अब ये कैसा होता है इसको भी जान लो। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य जो भी शब्द बोलते हैं ये निरंतर जो है हमेशा सत्य होने का दावा नहीं कर सकते हैं। कभी इनकी बातें सही हो सकती हैं, कभी इनकी बातें सही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो लौकिक, ये लौकिक में क्या होता है, साधारण मनुष्य जो शब्द बोलते हैं वो होता है। जैसे लौकिक शब्द और वैदिक शब्द में अंतर क्या होगा ये भी जान लो। लौकिक शब्द जो है मानव द्वारा निर्मित होंगे और ये विशेष विशेषज्ञों द्वारा इसमें इसका निर्माण किया गया है आपका, जो वैदिक शब्द है आपका। क्लियर। अब इसमें इसकी सत्यता इसलिए होती क्योंकि ये बहुत ढेर सारे प्रयोगों के आधार पर बताया गया है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए कि लौकिक शब्द जो है सांसारिक मनुष्य के वचन होने के कारण सत्य हो भी सकते हैं और असत्य भी। जैसे इसमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को जो हम लोग शेयर करते हैं ना, वो आपका आता है इसमें। जो सिंपल व्यक्ति जैसे हम होते हैं और आप होते हैं, हम लोग और लोगों के साथ समाज में रहते हैं, तो समाज से संबंधित जो भी हमें ज्ञान मिलता है, हो सकता है कि वो मेरे लिए तो सही हो, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सही हो, लेकिन किसी दूसरी कंडीशन में जाने पर वो बात सही ना हो। तो इस प्रकार के जो भी ज्ञान हमें मिलते हैं वो आपका लौकिक शब्द के अंतर्गत आता है आपका। बताइए, क्लियर है इतना पॉइंट। वैदिक शब्द के बारे में आपने बोला था कि ये विशेषज्ञों द्वारा कुछ बोली लाइन बोला था आपने भी। हाँ, इसमें हमने बताया था कि वैदिक शब्द जो है वेद में जितनी भी बातें लिखी होंगी उसको वैदिक शब्द कहा गया है। ठीक, और वेद में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सभी महान पुरुषों ऋषि मुनियों के द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा रिलायबल, ज्यादा क्या 100% रिलायबल है। और साधारण में बताया है कि हम और आप जैसे साधारण लोग हैं, हम लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित जो हम लोग सीखते हैं, तो वही बात हम दूसरों को बताते हैं। तो ये हमेशा सत्य हो ऐसा इसका दावा नहीं कर सकते। ये सत्य हो भी सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं, दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं आपकी। क्लियर। वाक्य वाक्य विवेचन पर। अब ये वाक्य विवेचन क्या होता है, इससे संबंधित हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। वाक्य विवेचन का मतलब होता है वाक्यों को किस आधार पे दर्शाया गया है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं न्याय के अनुसार जो है अर्थपूर्ण शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। वाक्य की बात करते हैं कि वाक्य क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि न्याय के अनुसार जो अर्थपूर्ण शब्दों का जो संग्रह होता है, अर्थपूर्ण जो शब्द बनते, जब कई शब्दों का जो मिलन होता है, उसके मिलने से जो बनता है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कई शब्द जो मिलेंगे वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, उनके अर्थपूर्ण होने पर ही वो वाक्य बनेगा, नहीं तो वो वाक्य नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाक्य विवेचन क्या है, जब कई शब्द मिलकर कई शब्दों का समूह जब बनता है, तो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इसमें वाक्यों को सार्थक रूप से, मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या 4 पॉइंट में। सर वो लाइन क्या बोले थे, न्याय सूत्र के न्याय के अनुसार कह सकते हैं, या किसी के अनुसार भी कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है, ठीक है, लिखेंगे अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है उससे जो है जिसका निर्माण होता है उसको हम वाक्य कहते हैं, या अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक, अब वाक्य को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया वाक्य विवेचन को। सबसे पहले आकांक्षा आती है। ठीक, सबसे पहले आकांक्षा आता है आपका नंबर 1 पर। फिर नंबर 2 पे आपका क्या आता है, योग्यता आती है आपकी। ठीक, नंबर 2 पर योग्यता आती है आपकी। फिर नंबर 3 पर जो हम बात करेंगे, नंबर 3 पर आपका क्या आता है, नंबर 3 पर आपका आता है सन्निधि।
सन्निधि आती है। और नंबर 4 पे हम लोग जब बात करेंगे, नंबर 4 पे आपका क्या आएगा, तात्पर्य। तात्पर्य आता है, ठीक है। ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में। चलिए, तो 1 बाय 1 हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आकांक्षा की बात करेंगे कि आकांक्षा क्या होता है। आकांक्षा का मतलब आप साधारण शब्दों में अगर हम आपने सुना होगा, मेरी ये आकांक्षा है, मेरी वो आकांक्षा, मतलब आपका जो है एक पॉइंट, जब कोई चीज छूट जाता है जिससे संबंधित आप वो अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते हैं, या आप अपने किसी काम को सब पूरा का पूरा नहीं समझते कि ये अगर ये काम जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, उस काम में अगर कमी रह जाती है तो आप कहते हैं ना कि अगर ये चीज और अगर इसमें जुड़ जाए तो ये मेरा काम बन जाए, मतलब एक आकांक्षा बने, महत्वाकांक्षा या आकांक्षा एक बनी रहती है। तो कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक तभी हो सकता है जब उसके शब्दों में पारस्परिक संबंध की योग्यता हो। ठीक, लाइन को ध्यान से सुनेंगे, कहेंगे वाक्य जो है सार्थक, सार्थक का मतलब जो होता है यूजफुल, ठीक, ये जो हम लोग को यूजफुल होता है, तो कह सकते हैं वाक्य जो होता है सार्थक तभी हो सकता है जब उसके शब्दों के पारस्परिक संबंधों की योग्यता हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि शब्द जो है किसी संपूर्ण, कहते हैं कि शब्द जो है किसी संपूर्ण वाक्य का एक अंश मात्र होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है, अब जो संपूर्ण वाक्य होगा, जैसे मान लो कोई लिख दे कि जैसे इसमें अभी एग्जांपल बताएंगे क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि शब्द क्या होता है, तो किसी संपूर्ण वाक्य का एक अंश होता है, एक छोटा भाग होता है। इसीलिए इसीलिए किसी एक शब्द से संपूर्ण वाक्य के अर्थ को हम नहीं जान सकते हैं, ठीक। मतलब क्या कह सकते हैं कि शब्द क्या होता है, शब्द किसी संपूर्ण वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। इसीलिए हम किसी एक शब्द से जो पूरे वाक्य का अर्थ हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक। इसीलिए एक शब्द को अन्य शब्दों की अपेक्षा रहती है, एक शब्द जो है दूसरे शब्द पर निर्भर रहता है। कैसे, इसे जैसे हम कह सकते हैं निकालो, जैसे हमने कह दिया निकालो, ठीक। अब जैसे ये शब्द मैंने कह दिया निकालो, अब यहाँ पर ये अपने आप में क्या पूरा है, क्या नहीं, इसको किसी ना किसी अर्थ की तो जरूर पड़ेगी। या आप कह सकते हैं पानी को निकालो, घर या कोई सामान निकालो, कपड़े निकालो, या हम कह सकते हैं कि क्या जोड़ दे, अगर इसको जोड़ना हो तो हम कह देंगे चोर निकालो, निकाल लिख दिया हमने कि चोर, ठीक है। यहाँ पे चोर कह देंगे, चोर को निकालो, हमने लिख दिया कि चोर को निकालो, ठीक। हम कह देंगे निकालो। अब आपके मन में जो भी चल रहा होगा, आपके सामने जो भी है, आप जैसे घर में बैठे हो, आपको ऑफिस जाना है और आप बोल रहे हो निकालो, तो कोई समझ नहीं पाएगा ना कि क्या निकालो, जब तक आप उस सेंटेंस को पूरा नहीं करोगे। तो उस निकालो के आगे जो भी सेंटेंस आप जोड़ेंगे वही आपकी आकांक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसा करने से ही पूरा अर्थ स्पष्ट होगा, केवल एक शब्द लिखने से आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा आपका। जैसे हमने कह दिया चोर को निकालो, या हम कह सकते कपड़े को निकालो, या हम कह सकते खाने को निकालो। तो ये सब चीजें जब तक हम केवल निकालो कह देंगे, तो निकालो के आगे बहुत सी चीजें हम जोड़ सकते हैं। तो इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए जो भी चीज हम जोड़ते हैं वही हमारी आकांक्षा कहलाती है आपकी। बताइए, क्लियर है पॉइंट? सर आकांक्षा में लिखेंगे क्या? आकांक्षा में लिखें, इसमें मैंने सर बताया, मतलब ये नहीं हाँ समझ में आया, जैसे शब्द का आपने पूरा बताया है तो उसको पूरा लिखेंगे कि अर्थपूर्ण बनाने के लिए जो शब्द लिखा जाता है उसे आकांक्षा लिखेंगे? देखिए, सार्थक वाक्य बनाने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है उसी को हम आकांक्षा कहते हैं। सार्थक वाक्य बनाने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि निकालो, तो निकालने के आगे हम बहुत सी चीजों को जोड़ सकते हैं अपने अर्थ के अनुसार, जिसका एक निश्चित अर्थ निकले,
ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना कि चोर को निकालो या खाने को निकालो या कपड़े को निकालो, तो तमाम ऐसे जब तक इसके आगे कोई चीज ऐसी कोई चीज जोड़ना, ऐसा कोई शब्द जोड़ना है जो है इसके अर्थ को पूरा करे, निकालो को कंप्लीट करे। तो इस निकालो को जो कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही आपका आकांक्षा कहलाता है। तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन वाक्यों को हम जोड़ते हैं उसे हम आकांक्षा कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। बताओ समझ में आया? चले आगे। सर वन टाइम फिर से रिपीट कर दें वही लाइन। कौन सी? लिखिए, शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए, शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए जब किसी अन्य शब्द को जोड़ा जाता है, अन्य किसी शब्द को जोड़ा जाता है जिससे एक सार्थक वाक्य बनता है, उसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के मिलने से, जिन शब्दों के योग से जो अर्थ निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी। समझ में आया? लिख लिया? बताइए। नेहा लिख लिया? हेलो? जी सर। हाँ चलो। जी सर। अब बात करते हैं योग्यता की, कि योग्यता आपकी क्या होती है। अब योग्यता में हम देखते हैं कि कोई बात सार्थक तभी, अब देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द हर जगह मतलब कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, संपूर्णता की बात कर रहा है। कहता है कि योग्यता, कहते हैं कि कोई बात सार्थक तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता भी हो। ठीक है ना? जब उसमें योग्यता भी हो, एबिलिटी भी हो। कहते हैं कि शब्दों में केवल आकांक्षा रहने से ही अर्थ का प्रकाशन नहीं होता है, बल्कि उसमें योग्यता का अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है? योग्यता का अर्थ क्या होता है? कि पारस्परिक विरोध का अभाव हो। क्या हो? योग्यता का क्या अर्थ है? ठीक, पारस्परिक ठीक, पारस्परिक क्या होता है? आप कहिए। पारस्परिक विरोध का अभाव हो। जहां पर विरोध का अभाव हो, विरोध की कमी हो, वही आपका योग्यता कहलाती है। जैसे आग से सांचो, आग से सींचो। ठीक है? जैसे एक लाइन कहते हैं, जैसे लिखा हो आग से सींचो। जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे आग से सींचो, या हम कह सकते हैं बर्फ से लकड़ी जलाओ, या कह सकते हैं बर्फ से लकड़ी जलाओ। ठीक, जब कहते हैं कि जब इसमें क्या कहता है कि जब इसमें योग्यता है नहीं, जब इसमें योग्यता है नहीं, तो जहां पर विरोध, पारस्परिक विरोध का अभाव हो, जैसे आग से सींचो या बर्फ से लकड़ी जलाओ, इन वाक्यों के संबंध जो है परस्पर विरोधी है। जैसे आग से न सींचना किसी चीज को संभव नहीं है और बर्फ से जलाना भी संभव नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं कि वाक्य को सार्थक होने के लिए शब्दों को आत्मविरोधी नहीं रहना चाहिए। आत्मविरोधी मतलब स्वयं का विरोधी नहीं रहना चाहिए। तब क्या होता है? तब इसी कंडीशन में ये कहते हैं योग्यता में, योग्यता का अर्थ क्या होता है? जब कभी कहीं पर किसी का विरोध ना हो,
तो वही एग्जाम्पल देते हैं। अब इसमें आपके एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे आएगा, आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि बर्फ से लकड़ी जलाना। जब कभी दो वाक्य, दो शब्द जो हैं एक दूसरे के विरोधी हो तो वो योग्यता से संबंधित हो, योग्यता शब्द, योग्यता वाक्य योग्यता से संबंधित हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसमें एक लाइन आपकी इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, कोई बात सार्थक तभी हो सकती है जब उसमें कोई योग्यता भी हो, ठीक है ना। बिना योग्यता के कोई काम नहीं। जैसे आग, लकड़ी को किससे, आग से हम जला सकते हैं, ठीक है ना। लकड़ी को कौन जला सकता है, आग जला सकता है। खेतों को हम किससे सींच सकते हैं, पानी से सींच सकते हैं। तो पानी के अंदर योग्यता क्या है, खेतों को सींचने की। लकड़ी को जलाने की योग्यता किसमें है, आग में या चिंगारी में, जो भी है उसमें है आपकी। तो ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन इसमें कहता है कि इन वाक्यों के परस्पर विरोधी अगर हम डाल दें, जैसे आग से सींचना या बर्फ से लकड़ी जलाना, तो ये सब चीजें कंडीशन संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि कह सकते हैं कि वाक्य को सार्थक होने के लिए शब्दों को आत्म विरोधी नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो योग्यता होनी चाहिए, ये योग्यता के बारे में बताता है। अब हम लोग बात करते हैं सन्निधि के बारे में कि सन्निधि क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अब हमने जैसे आकांक्षा की बात कर ली और योग्यता की बात कर ली, ये दो पॉइंट क्लियर हुए। तो आप कहते हैं आकांक्षा और योग्यता रहने के बावजूद जब तक लिखित या कथित शब्दों में क्रमशः स्थान अथवा समय की समीपता नहीं रहेगी, वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता है। कहते हैं सन्निधि का मतलब क्या सर क्या बोले, क्या सर उसको बोल दीजिए, मतलब लिख ले। सन्निधि वाली परिभाषा बोल दें, बताइए। जी सर। हाँ, जी सर। लिखेंगे कि आकांक्षा और योग्यता रहने के बावजूद, क्या कह रहा, सन्निधि में कहता है कि आकांक्षा और योग्यता रहने के बावजूद जब तक लिखित या कथित शब्दों में क्रमशः स्थान अथवा समय की समीपता नहीं रहेगी, वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता है। कैसे, जैसे हम कहें कि यदि हम कहें कि 10 घंटे का अंतर देकर कहें, जैसे लिखे हम, इसमें कहता है कि जैसे हम 10 घंटे का अंतर देकर कहें कि एक, फिर 1 घंटे बाद बोले गाय, फिर 1 घंटे बाद बोले लाओ, तो इसका अर्थ निकल ही नहीं पाएगा। जब कभी भी यहाँ पर अंतर हो जाएगा तो यहाँ पर अंतर को कम करने पर ही जो है सही वाक्य निकलेगा। जैसे एक गाय लाओ मैंने तुरंत बोल दिया, और जब कभी इन दोनों में डिफरेंस कर दिया हमने काफी दूर तक, तो इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हम। यदि हम एक पृष्ठ पर, एक पेज पर लिख ले, लिखने के लिए कहना कि यदि हम एक पेज पर लिखे गाय, दूसरे पेज पर लिखे कॉलेज और तीसरे पेज पर लिख दे बंद, तो बताओ इसका कोई अर्थ निकल सकता है क्या, बताओ। नो सर। तो नहीं। तो इसकी परिभाषा, सन्निधि की परिभाषा, सन्निधि क्या कहना चाहता है, कहता है कि शब्दों को एक दूसरे के समीप रहना चाहिए। मतलब कहते हैं इससे यह प्रमाणित, इन शब्दों जो हमने अभी बोला है कि एक पेज पर लिखा है कि गया, कॉलेज, एक तरफ गया लिख दे या कॉलेज लिख दे कि स्कूल, और एक तरफ लिख दे बंद, आज स्कूल बंद, एक तरफ लिखे आज, दूसरे पेज पे लिखे स्कूल, दूसरे पे लिखे बंद, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए इससे ये सिद्ध हो जाता है कि शब्दों को एक दूसरे के पास रहना चाहिए। जब कभी शब्द एक दूसरे के पास रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को सन्निधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सन्निधि कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे कि शब्दों को एक दूसरे के समीप रहना ही सन्निधि कहलाता है। शब्दों का एक दूसरे के पास रहना ही सन्निधि कहलाता है। आपका क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं, तात्पर्य की बात करते हैं। तो तात्पर्य क्या होता है? तो तात्पर्य का मतलब होता है कि विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न बातों में जब शब्द भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो हम कहने लगते हैं ना कि कहने वाले अथवा लिखने वाले का अभिप्राय जानना आवश्यक होता है। कि जैसे हम आपसे कोई भी बात कहें तो हम बात कहे तो रहे, आपको समझ में भी आ रहा है बात करें, लेकिन किस कंडीशन में करें। अचानक से जैसे आपसे किसी की बहस हो, तो आपसे मान लो कोई आपके घर में या आपको कोई फ्रेंड हो, आपसे कोई आपको कहने लगे कि जो है आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, ये कंडीशन, तो आप पूछोगे ना उससे कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या ऐसा पॉइंट है जो फंस गया है जो आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे मतलब एक तरीके तात्पर्य का मतलब होता है, तात्पर्य जैसे तात्पर्य का होता है कि मतलब कि किस रीजन से आप बोल रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि सैंधव लाओ, सैंधव, अब सैंधव का अर्थ क्या होता है? सैंधव का अर्थ जो है घोड़ा भी होता है और नमक दोनों होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूछते हो ना कि आपके कहने का अभिप्राय क्या है, आप किस कंडीशन के लिए आप क्या कहना चाहते हो। ठीक, तो ऐसे यदि अगर वो यदि कहता है कि खाने के समय वो बैठा हो, तो भाई हम सैंधव में नमक समझ जाएंगे। लेकिन जब वह अस्त्र शस्त्र लेकर या तलवार लेकर बैठा हो और कहे कि सैंधव लाओ, तब हम समझ जाएंगे कि वो किसकी मांग कर रहा है, घोड़े की मांग कर रहा है। ठीक, तो डिपेंड ऑन कंडीशन। समझ रहे हो आप लोग? तात्पर्य का मतलब जो जिस स्थिति में हो उसको उसी, जैसे कनक, कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। अब कोई एक स्त्री अगर कनक मांगेगी तो उसको हम सोने के आभूषण देंगे, और कोई जोगी योगी जो होंगे, जो बाबा साहबा होंगे, वो अगर कनक मांगेंगे तो हम उनको धतूरा का सेवन कराएंगे। देखा होगा आपने। तो यहाँ पर एक ही शब्द को, एक ही चीज के स्थानों पर उनकी भूमिकाएं बदल जाती हैं। क्लियर है पॉइंट? बताइए। जी सर, क्लियर है सर। बोले। जी सर। सर इसका वो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, बोल दीजिए। लिखिए, विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। सर विभिन्न परिस्थितियों और प्रसंगों में। हाँ, विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रसंगों में शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अतः कहने वाले अथवा लिखने वाले का अभिप्राय जानना आवश्यक होता है। जैसे अनूप जलोटा ने या किसी ने गाना गाया था ना, जाने वो कौन सा देश कहां तुम चले गए, मैं जब फिलोसफी पढ़ा था ये बात बताया था ना। तो जब तक कोई कवि जो है किसके संदर्भ में लिखा हो, किसके लिए लिखा हो सकता है वो अपने बच्चे के लिए, अनूप जलोटा ने जिसको लिखा था वो शायद अपने बच्चे, अपने लड़के के लिए लिखा था कि उनका लड़का खत्म हो गया था, तो उनके याद में लिखा था। लेकिन इसको और लोग जो है अपने अपने भाव में ले लेते हैं ना, अलग अलग भाव में अलग अलग लोग अपने अपने तरीके, जैसे आप देखते होंगे एक गाना होता है, एक सॉन्ग होता है, तो उसको लोग जो है अपने अपने कंडीशन में ढाल लेते हैं, तो वो तात्पर्य अपनी चीजों में ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब कि जब तक जो व्यक्ति जिस कंडीशन में लिखा हो और वो बता न दे, तब तक उसका अर्थ सही से निकल नहीं पाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने परिभाषा इसकी। सर एक बार रिपीट ये प्रसंगों में शब्दों के विभिन्न अर्थ से बोल हाँ, दीजिए। लिखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अतः हम कहने वाले अथवा लिखने वाले का अभिप्राय जानना आवश्यक होता है। ठीक,
जिस इसी को हम लोग तात्पर्य कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि मान लीजिए किसी ने कहा कि सैंधव लाओ, तो यहाँ पर सैंधव का अर्थ जो होता है दो तरीकों से होता है। यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और तब बोले आपसे कि सैंधव लाओ, तो उसका अर्थ आप समझ जाएंगे कि नमक मांग रहा है। यदि कोई अस्त्र शस्त्र लेकर बैठा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो घोड़े की मांग कर रहा है आपसे। क्लियर पॉइंट बताओ। सर। हाँ बोलो आप। हाँ सर, क्लियर है सर। क्लास कंटिन्यू करेंगे आप अभी? नहीं नहीं, अब वो बस हो गया। उपमान जो है नेक्स्ट टाइम स्कूल। बताएंगे। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा क्लास है, मैं छोड़ के क्लास जाती हूँ, ठीक हाँ है? ठीक, ओके 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 सर। ओके ओके। ठीक है नेहा और श्वेता। जी सर। चलो, तो ये आपका हम लोगों ने आज डिस्कस किया है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के बारे में हम लोगों ने सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, जय हिंद सभी को। यू सर।